प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक जी। वैलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। वैलोक भाई एक बहुत बड़े वकील हैं। दर्शक जो है कम से कम जानना चाहते हैं कि आजकल जुडिशरी में क्या चल रहा है। दर्शक सुनते भी हैं कि जुडिशरी में क्या चल रहा है और हमें पता है कि जुडिशरी में क्या चल रहा है। दर्शकों, जुडिशरी हमारी सुप्रीम कोर्ट वाली इस समय छुट्टी में है। 80% जुडिशरी अंग्रेजों के बनाए हुए नियम, कानून, मर्यादा, परंपरा के अनुसार इस समय गर्मी की छुट्टियों में है। खाली 20% जुडिशरी काम कर रही है। जुडिशरी के अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, वो भी कुछ इमरजेंसी केस आ जाएगा तब। और इस बीच कपिल सिब्बल ने ये कह दिया कि मैं भारत में नहीं रहना चाहता हूँ। बहुत बुरा हो रहा है। मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ या मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ अंडे मारे जा रहे हैं, उनको हेलमेट पहनना पड़ रहा है। बताइए, जिस आदमी ने हजारों हत्याएं कराई हों, रेप करवाए हों, आज वो अंडे खाएगा। इतने बुरे दिन आ गए भारत में। मैं अब इस देश में नहीं रहना चाहता। चलो भाई, ऐसे वकील भारत में क्या कर रहे हैं? भारत की व्यवस्थाओं, सरकारी व्यवस्थाओं का पूरा पूरा दुरुपयोग करने वाले सिस्टम का क्या प्रतीक है कपिल सिब्बल? देखिए, आपने नाम ले लिया है तो अब नाम लेकर चर्चा करनी पड़ेगी। और ये नाम एक नाम नहीं है, सिंगल नहीं है, ये प्रवृत्ति है। आपको कपिल सिब्बल में और आमिर खान में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। कपिल सिब्बल ने कहा उसे इस देश का होने पर, भारतीय होने पर शर्म आती है। आमिर खान ने कहा कि मेरी बीवी को डर लगता है। उसके अलावा आपके पास बहुतेरे लोग हैं, ऐसे तमाम लिस्ट है। हामिद अंसारी कहता है कि मैं शर्मिंदा हूं। अभी कल परसों कोई अपने भारतीय होने पर शर्मिंदा हो गया था। ये पूरी जो जमात है, ये जमात कौन है इसको समझना थोड़ा जरूरी है। कपिल सिब्बल कौन है? कपिल सिब्बल भारत की भ्रष्ट व्यवस्था का वह दीमक है जो इस देश को घुन की तरह लग के अंदर से खोखला कर चुका है, अंदर से खा रहा है। अभी ये बिलबिलाहट क्यों है? अभी ये बिलबिलाहट इसलिए है क्योंकि उस पर दीमक रोधी दवा छिड़क दी गई है। फ्लिट से दीमक तो नहीं मरते हैं, लेकिन मान लीजिए उसको फ्लिट ही कहे तो काला और लाल दोनों छिड़क दिया गया है। कपिल सिब्बल की नाराजगी के कई कारण हैं सर। ये कपिल सिब्बल वही है जो संसद से खड़ा होकर फोन कर देता था और किसी को जमानत दिलवा देता था। और जब मैं कपिल सिब्बल कहता हूं दर्शकों श्रोताओं, तो फिर से याद कीजिए कि मैं कह रहा हूं कि ये प्रवृत्ति है। तो कपिल सिब्बल में कपिल सिब्बल भी है, वो अभिषेक मनु सिंघवी भी है जो अपने केबिन में लोगों को जज बनाता था, लोगों को नहीं, औरतों को। और उसके तमाम चेले चंटे बंटे सब हैं। कपिल सिब्बल का दर्द ये है कि अब रात के 2 बजे वो खुलवा नहीं पाता है याकूब मेनन के लिए या फिर किसी भी वैसे आतंकी के लिए। कपिल सिब्बल का दर्द ये है कि जिस एक फोन पर खड़क जाता था संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का माहौल, वो माहौल अब नहीं आ रहा है। कपिल सिब्बल क्यों दुखी है? उसने जो वीडियो में वाहियात बयान दिया कि मैं भारतीय होने पर शर्मिंदा हूं, उसके पीछे इन लोगों ने कहा कि एक सांसद पर जब इस तरह का हमला हो सकता है तो फिर बाकी देश का क्या हो? अरे मेरे भोले बलम, मिस्टर सिब्बल, तेरा जो वो सांसद है, तेरा जो भोला बलम है, उसने क्या क्या कुकांड किए हैं तुझे नहीं पता है? तू खुद कितना बड़ा कुकांडी है तुझे नहीं पता है? कपिल सिब्बल के आप 5 टॉप मोस्ट केसेस ले लीजिए भाई साहब। मैं हर एक दर्शक को ये चुनौती देता हूं, उनको ये जानकारी देता हूं। आप गूगल सर्च कीजिए कपिल सिब्बल के टॉप 5 मुकदमे। हर एक मुकदमा भारत के खिलाफ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये कपिल सिब्बल वही है जो आतंकियों से लेके दुर्दांत अपराधियों और ऐसे राजनेताओं जिन्होंने इस देश का पूरा माल गबन कर रखा है, नौकरशाहों का, ये सब उसके केसेस लड़ता है।
ये एक दिन अगर खड़ा हो या ना हो तो 15 लाख से 20 लाख एक पेशी का लेता है। इनकी आप सोचिए कौन से लोग देते हो। वेलोक भाई, इन्होंने चूंकि कई बार संसद में के स्वयं का भी चुनाव लोकसभा का भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया इन्होंने, चांदनी चौक दिल्ली से कानून मंत्री भी रहे और 2-4 तरीके के और मंत्री भी ये रहे, HRD मिनिस्टर भी रहे, जीरो लॉस थ्योरी दी थी। ये आदमी का 2004 में जो घोषित संपत्ति था, जो उसने सांसदी में एफिडेविट दिया था, वो करीब 15 से 20 करोड़, 15-17 करोड़ रुपए था। 2009 में ये जो अमाउंट चला जाता है 35-40 करोड़, जो इन्होंने स्वयं लिखा है, जो पब्लिक डोमेन में। बाकी तो क्या पब्लिक डोमेन क्या नॉन पब्लिक डोमेन, इन लोग का कुछ पता नहीं। 2014 में पता है कितना था सर? 2009 से 2014 के बीच में लोग कहते हैं कि इस व्यापारी की ये संपत्ति बढ़ गई, उस व्यापारी की वो संपत्ति बढ़ गई। इस आदमी की 5 गुना हो गई संपत्ति, 125 करोड़ रुपया। और 2019 में और ज्यादा हुई है। अब ये इस समय 350 करोड़ दिखाते हैं। 2004 से लेकर 2026 तक ये राज्यसभा लोकसभा खेलते खेलते ये 20 गुना के मालिक हो चुके हैं। इनके जो पार्टनर है अभिषेक मनु सिंह जी, वो तो 1800 करोड़ उन्होंने पिछली बार दिखाई थी और इस बार 2800 करोड़ दिखाई। और ये वो कपिल सिब्बल है जिनको भारत में, ये मैं इसलिए संदर्भ दे रहा हूं, इनके बाप जो है ना, लाहौर में बड़े चर्चित केसेस उन्होंने लड़े, जब सादत हसन मंटो पर मतलब उनके जो अफसाने थे, जो किताब कहानियां थी, उस पर एक बड़ा शब्द है, हाँ, उस पर अश्लीलता का वो आरोप लगा था। इन्होंने केस लड़ा था उनका, और ये लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। पता है, भाग आए, लाहौर से भाग आए, शिमला चले गए, फिर चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करना शुरू किए। जिस पाकिस्तान के डर के मारे इस आदमी का बाप भाग आया, उसको, उसके बाप और उसके पूरे खानदान को सिब्बल होने की जो सहूलियत मिली, जो इतना बड़ा बन जाने की सहूलियत मिली, वो इस भारत में मिली। आज इस भारत को 2 मिनट में नकार दिया इसने। जिस भारत ने इसके पूरे खानदान को, इसका भाई भी तो बहुत बड़े एम्बेसडर है, पता नहीं क्या है, शरण दी। जिस भारत माँ के गोदी में इसको शरण मिली, पाकिस्तान में होता तो भी सब बकरा काट रहा होता, गाय काट रहा होता, कुछ कर रहा होता, कोई अपनी बहन से शादी कर चुका होता, कुछ ना कुछ ये वही सब कर रहा होता, पढ़ाई लिखाई वकालत तो नहीं कर रहा होता, या आर्मी के जनरल होके कहीं बाहर लूट के बाहर पैसा कमा लिया होता। इतना बुद्धि है इसमें, अगर कन्वर्ट ना हुआ होता तो। ये कपिल सिब्बल आज भारत को तज रहा है। और मैं जुडिशरी, जी आप श्योर हैं कि ये कन्वर्ट नहीं हुआ है? हाँ, जमाते इस्लामी वाले अगर इनके पास बार बार जाते हैं तो हो सकता है कि किसी एक दिन चाकू वाकू लेके पहुंच गए हो सर्जरी करने, कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, हमसे फ्री में पैसा नहीं मिलेगा, कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा, भले कुछ तुम्हारी स्किन का टुकड़ा ही क्यों ना हो सकता है। बड़ी बात मैं ही कह रहा हूँ वेरू भाई की, ये भारत भूमि, मतलब भारत माँ जो है, ऐसे कपूतों को क्यों पालती? हम लोग कितने बेबस हैं, या हम कितने क्या हम इतने गए गुजरे हैं वेलोक भाई कि हमको न्याय व्यवस्था के नाम पर ऐसे लोगों को का मुंह बार बार देखना पड़ता है। और जिन लोगों ने भारतीय हिंदू जनता पर अत्याचार किया है, उसको इनके माध्यम से प्रोटेक्शन मिलता है। हिंदू जनता इतनी गई गुजरी है क्या? नहीं, हिंदू जनता तो गई गुजरी है ही। अगर वो नहीं रहती तो फिर शायद हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते रहते। हिंदू जनता गई गुजरी है, लेकिन हिंदू जनता का संघर्ष देखिए। और मैं बार बार घूम फिर के नेहरू को जो गालियां देने लगता हूं, आप मुझे एक बात बताइए साहब, आज हम और आप हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अव्वल तो हमने, हमारी सत्ता ने कितने आक्रमण झेले, जो दाहिर के पतन के साथ जो आक्रमणों का रेला शुरू हुआ है सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के, और जब पृथ्वीराज 1192 में ले जाए गए गजनी, उस समय तक, और उस समय से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1947 तक, 1990 तक और 1999 तक, कारगिल तक, वो अबाध तौर पर चलता रहा है। उसमें कहीं नहीं आई है,
कहीं कोई रुकावट नहीं आई है। और उसके साथ 1947 के बाद उसमें एक और मजा आया है कि आपके बाहरी दुश्मन तो हैं ही, आपके घर के अंदर सैकड़ों पाकिस्तान है और आपको उनसे भी लड़ना है। अब हिंदुओं की पीड़ा को समझिए। 1947 में आपका देश तथाकथित तौर पर आजाद होता है। उसके साथ 3 थियरीज फ्लोट की जाती हैं कि एक तो आपका देश देश ही नहीं है, राष्ट्र ही नहीं है, जिस थियरी को आज भी वो विषधर राहुल विंची चला रहा है अपने परनाना वाली, कि यह राष्ट्रों का समूह है। पहली बात, क्योंकि हमारी राष्ट्र की जो अवधारणा है और इनका जो नेशन स्टेट है वो फर्क है, और इस फर्क को नहीं बताया गया। आपके इतिहास को विकृत कर दिया गया। आपके किसी भी सिस्टम में आप ये बताए कोई भारतीयता रही क्या? आपके मुझे ये बताइए 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 के दौरान ऐसा क्या बदल गया? ना आपकी जुडिशरी में एक बदलाव हुआ। वो जुडिशरी जो 150 साल से केवल इसलिए थी कि भारतीयों का शोषण किया जाए, भारतीयों को सजा दी जाए, भारतीयों को लज्जित किया जाए, वही जुडिशरी आज तक बनी हुई है। आपके कानून सारे आईपीसी वही के वही थे, अब आपने उसको भारतीय न्याय संहिता बनाया है। लेकिन जो मैल, जो तलछट, जो गंदगी 150 वर्षों की जमा है, उसको आपने करनी से कहां बुहारा साहब। और मैं मोदी जीवा को भी इसीलिए, मेरी जो कटुतम आलोचना होती है वो इसीलिए कि आपने शिक्षा और जुडिशरी पर अभी तक हाथ ही नहीं लगाया साहब। आपको सबसे पहले इन दोनों पर हाथ लगाना था, बाद बाकी कुछ भी करते। लेकिन खैर वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अब मुझे समझ में आता है कि जब आप इस पूरे सिस्टम को हाथ लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप पूरे सिस्टम को गिरा रहे हैं और सबको ओवरहॉल करना पड़ेगा। 2014 में ही या 15 में मोदी जी वाल आए थे जुडिशरी को दुरुस्त करने के लिए। क्या परिणाम हुआ? उसके बाद क्यों नहीं ऐसी हिम्मत हुई सरकार की कि वो जुडिशरी को ठीक कर सके? प्लस आपके यहां इतनी गंदगी आपके दिमाग में बिठा दी गई है एक सामान्य हिंदू के, कि वो कपिल सिब्बल को आज भी अपना मसीहा मानता है। ये कपिल सिब्बल वही है ना जो राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी तक सबका चमचा था, आजकल सपा में बैठा हुआ है क्योंकि इसको राज्यसभा में जाना था। आजकल ये सपा का शायद है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत होऊंगा तो बताइएगा। वैसे है ये सपा का है, सपा समर्थक है। कांग्रेस छोड़ी नहीं थी लेकिन सपा के समर्थन से आया था। अच्छा, ये क्या शगल है कि इनको बिना राज्यसभा के रहा नहीं जाता है? क्या कपिल सिब्बल को यह भी डर है कि किसी दिन ये सड़क पे उतरा तो जनता इनसे भी द्वेषित है और किसी दिन इसके मुंह पर भी इंडे मारेगी? तो बिल्कुल मारेगी साहब। और वो राज्यसभा बहुत दिनों तक आपको बचाएगा नहीं, क्योंकि राज्यसभा से आपको संसद में इम्यूनिटी मिलती है। इन लोगों ने जो नरक बचा रखा है, समस्या ये है अब इन लोगों के साथ कि जनता के पास सब कुछ आ गया है। ये जो चीज है ना, इसके अच्छे परिणाम भी हैं, बुरे परिणाम भी हैं। लेकिन इसके अच्छे परिणाम मैं ज्यादा मानता हूं कि एक क्लिक पर इनकी सारी नंगई आ जाती है। जैसे वो वाला क्लिप भी वायरल हो रहा है सिब्बल के इस क्लिप के साथ, जिसमें बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस का पूर्व मालिक, अभी आजकल कहाँ है पता नहीं, शेखर गुप्ता बाकायदा कह रहा है कि हमें भाजपा सरकार के बारे में डीप फेक फैलाना पड़ेगा, फेक न्यूज फैलानी पड़ेगी। आप बताइए, और शेखर गुप्ता इस देश का ओपिनियन मेकर है साहब। शेखर गुप्ता बड़ा पत्रकार है, तो आप किस किस को रोइएगा संदीप भाई? पूरे कुएं में भांग पड़ी है। और आपको मैं बताऊं कि इस पूरे कुएं की भांग को डिस्टिल करने के लिए साहब ठीक वही सब करना पड़ेगा जो मोदी सरकार कर रही है। सभ्यता की लड़ाई है ये, 12 साल में नहीं निपटेगा मामला।
कम से कम 70 साल लगेंगे इस गंदगी को उभार के सतह पर लाने में। अभी भी आप देखिए, आप ये बताइए, विदेश हो या देश, हिंदुओं को जानते कितने लोग थे भाई? हिंदू नाम का कोई धर्म होता है, सनातन नाम की कोई व्यवस्था है, इसको कितने लोग जानते थे? क्यों? क्योंकि आपका जो प्रधानमंत्री था, पहला प्रधानमंत्री, वो खुद को दुर्घटनावश हिंदू कहता था। उसको लज्जा आती थी हिंदुओं से, उसको घृणा थी हिंदुत्व से। आपने चूंकि नाम लिया, अपने यहाँ वो अपने यहाँ सपेरों को बुलाता था जी। और अपनी डार्लिंग महबूबाओं की बाहों में बैठ के देखता था। लेकिन वो उसी जिमखाना क्लब में। जी, और 2014 के बाद आपके पास एक प्रधानमंत्री आया है जो त्रिपुंड लगा के गंगा जी से निकलता है, भगवा धोती पहने के, और धोती में देखिए उस आदमी की छवि। अभी नीचे कुछ आ जाएगा कि आप तो भगत हो गए स्वामी जी या जो भी, लेकिन जो है वो है। आपके पास मात्र 12 वर्षों से एक प्रधानमंत्री है जिसको हिंदू होने पर शर्म नहीं है। उसके पहले आपका हर एक प्रधानमंत्री, हर एक राष्ट्राध्यक्ष अपनी पहचान पर शर्मिंदा था। अरे हर एक मुख्यमंत्री साहब, हर एक डीएम, हर एक चपरासी, हर एक मंत्री, सब हिंदू होने पर शर्मा रहे थे। सेकुलर, अब आज भी ब्यूरोक्रेसी में जितने सेकुलरिज्म है उसका कोई अभी अंत हुआ नहीं है। आपके सामान्य लोग शर्माते थे सर, आपके सामान्य लोग। जनेऊ निकाल दिया गया, शिखा हटा दी गई, तिलक मिटा दिया गया, और आज आप 12 साल में चाह रहे हैं कि सिब्बल को भी निपटा दें। सिब्बल की जड़ें बहुत गहरी हैं सर, क्योंकि सिब्बल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यवस्था है, एक प्रतीक है। जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। मैं पूछा तो आपने नेहरू का नाम लिया, तो मैं नेहरू की क्या मजबूरी थी कि वही न्यायिक व्यवस्था जिस व्यवस्था से ब्रिटिशर्स ने लूटा, आज भी वो सेम न्यायिक व्यवस्था डिट्टो उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं बिल्डिंग्स में, वैसी की वैसी, जस की तस पूरे भारत को दीमक बन के चाट रही है। अभी ममता बनर्जी, एक सेकंड सर, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने जो अत्याचार किए, जितनी हत्याएं की, जितने हमले करवाए, जितने रेप करवाए, कुछ भी कराया, उसमें से एक इंसान को भी क्या वहां की न्यायिक व्यवस्था जो है कुछ न्याय दे पाई? तो ये जो जितना योगी मॉडल आता है, शुभेंदु अधिकारी मॉडल आता है, यह तो मॉडल यही है कि भाई न्याय चाहिए और त्वरित चाहिए, और दूसरा ये कि भैया न्यायपालिका से इतर चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में भरोसा नहीं है। तो क्या मजबूरी थी नेहरू की कि अंग्रेजों की व्यवस्था को जस का तस हम पर थोप दिया? क्यों नहीं भारतीय परंपराओं से कोई व्यवस्था निकाली जिससे यहाँ का समाज जुड़ा हुआ था? मैं ज्यादा मासूम हो रहा हूँ सर? सैंडी ब्रो, मैं आपकी मासूमियत पर फिदा हूं। आप ये सवाल एक ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में कर रहे हैं जो महामूर्ख था, जिसको इस देश के बारे में घंटा पता नहीं था, जिसको इस देश की महान सभ्यता, संस्कृति, गौरवशाली इतिहास कुछ भी नहीं पता था, जो अंग्रेजों का टट्टू था, पिट्ठू था। आप ये भूल जा रहे हैं यह प्रश्न करते हुए कि नेहरू वही गलीच आदमी था जिसने सेनाध्यक्ष तक ब्रिटिश रखना चाहा था। यह तो इतिहास है ना कि अभी हमारे पास कोई ऐसा योग्य भारतीय नहीं है जो हमारी सेनाओं को संभाल सके, क्योंकि किसी का अनुभव नहीं है सेना चलाने का, इसलिए एक ब्रिटिश रहेगा सेनाध्यक्ष। और तब उसको जवाब मिला था, बड़ा अच्छा, कि तुमको शासन चलाने का कौन सा अनुभव है, लेकिन तुम तो प्रधानमंत्री बन के बैठ गए हो और जबरन बैठे हो। खानदानी चोरों की जो ये पूरी फेहरिस्त है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? नेहरू से ही ना। घोटालों की शुरुआत कहां से हुई? जीप घोटाला, नेहरू से। वंशवाद की शुरुआत कहां हुई इस देश में? नेहरू से। सब नेताओं को हटाकर उस तानाशाह को, अपनी बिटिया को बना दिया कांग्रेस अध्यक्ष, और उसके पास विजन नहीं था बॉस।
आप ये बताइए, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कर रहा है उसको भारतवर्ष के बारे में क्या पता होगा, मुझे बता दीजिए। नहीं पता होता भी तो नहीं करना चाहते थे, और तभी जो है 47 के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इत्यादि इत्यादि में कभी, लेकिन आज का मुद्दा हमारा जुडिशरी थी अव्वल कि आज अव्वल भी तो उसको अव्वल तो उसको पता नहीं था। तुझे वो अंग्रेजों का पिट्ठू था। अंग्रेज उसके हिसाब से ब्रिटिशर्स इस दुनिया की सर्वोच्च सभ्यता थे, और उन्होंने जो भी हक दिया वो उसके लिए चंदन था, जिसको नेहरू अपने माथे पर मुंह पर लगा के घूमता था। इसलिए आज हम अगर हम आज वापस आते हैं तो क्या ये नेहरू की संततियां और नेहरू का बनाया हुआ कांग्रेस, जिस पे कांग्रेसियों को बहुत गर्व है, और कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी नेता और जुडिशरी में तमाम ऐसे वकील हैं जो बाहर के चंदे पर जिनका जीवन चलता है, इंदिरा जयसिंह का एनजीओ है, बहुत सारे वकीलों का एनजीओ है जहां पे बाहर से पैसा आता है, जहां थोड़ी अमित शाह जी ने एफसीआरए वगैरह को ट्वीक करके लगाम लगाई है, तो क्या हम ये माने कि इनकी अंग्रेजों की इसी व्यवस्था में आज भी ये अंग्रेजियत या अमेरिकन एजेंडा को ही पुश कर रहे हैं, उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं? संदीप भाई, 2 साल पहले तक आपके यहाँ का विधि आयोग कौन चला रहा था, आपको पता है? फोर्ड फाउंडेशन। क्या बात करते हैं, ब्रिटिश गए, अमेरिकन आ गए, लेकिन सब ये क्या मसला है विधि आयोग चलाने का? फोर्ड फाउंडेशन कैसे चला रहा था? राष्ट्रीय विधि आयोग है, नेशनल लॉ कमीशन, 1950 के दशक में जब उसकी स्थापना हुई तो किसने की थी? जब अमेरिकन को लगा कि ब्रिटिशर्स के बाद अब भारत अलग हो रहा है, हमारे चंगुल से, ईसाई सभ्यता के चंगुल से निकल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हे अशिक्षितों, आओ तुम्हें हम कानून पढ़ाते हैं। ये अमेरिकन जिन्होंने पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया, ये हमें कानून पढ़ाएंगे, ये हमें भाईचारा सिखाएंगे, ये हमें विश्व बंधुत्व सिखाएंगे। और फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर के सहयोग से आपके यहाँ विधि आयोग की स्थापना हुई। उसमें 2 साल पहले तक सब कुछ वही होता था जो अमेरिकन चाहते थे। 2 साल पहले मोदी सरकार ने उस कलंक को मिटाया है। हमें पता ही नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं भाई। हमारे यहाँ उपनिवेशवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं, हमारे यहाँ क्यों कोई भारतीय आज भी, आप 1 मिनट के लिए, मैं थोड़ा इधर जा रहा हूं, हिंदी फिल्में बनती हैं, उसके सारे नायक नायिका अवार्ड फंक्शन में अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं? ये किसकी देन है? नेहरू की देन है। लोग कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूं, हर एक चीज के लिए नेहरू को। अरे भाई सर, वो मात्र अवार्ड्स में ही नहीं, वो अपनी दैनिक चर्या, डेली रूटीन में वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और यदि कोई उनको आसपास हिंदी बोलने वाला दिख जाता है तो उसको वो देते हैं, बेटा ये लो 200 रुपया, जरा बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ, किसी लायक हो। वहां उनके नौकर ही हिंदी बोलते हैं, वो लोग नहीं बोलते। क्या चलिए आज की तो जी, लेकिन इसमें एक स्वर्ण रेख जो दिख रही है, रजत रेख इस पूरे घटाटोप में, वो ये कि अब सब डिसमेंटल हो रहा है। ओटीटी को धन्यवाद दीजिए कि हिंदी जहां लोग सब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सब कपूर, जौहर, इन सब का सिंहासन डोल रहा है। धुरंधर लोकतंत्रीकरण हो रहा है, और न्यायपालिका में लोकतंत्रीकरण की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जैसे ही एक कॉलेजियम वो भी होगा, और वो हो रहा है, होगा। आप देखिए कुछ एक फैसले जो आजकल आ रहे हैं जुडिशरी के, आप उसकी उम्मीद भी कर सकते थे साहब। मैं तो राम मंदिर, फैसले तो सर इंडिविजुअल जजेस पे डिपेंड करता है। बढ़िया आपको जज मिल गए तो बढ़िया फैसला हो रहा है। ना सरकार आपकी अच्छी है, इस देखिए जजेस भी सरकार के अनुसार चलते हैं। सरकार और देश का माहौल देखते हुए ही वो अपनी व्यवस्था, अपना परिवर्तन कर देते हैं। तो ये तो बात है, बिल्कुल सरकार बनी रहेगी तो आपके फैसले, लेकिन ओवरऑल सिस्टम ओवरहॉलिंग की तो बड़ी सख्त आवश्यकता है, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे चरित्र के लोग को इतना विकट या इतना भारत के लिए इतना विरुद्ध, मतलब भारत के विरुद्ध इसी के सिस्टम का मिसयूज करने की कम से कम अनुमति ना हो। तो बेलोग भाई जी, आपने हमें इतिहास और सब कुछ बताया। जुडिशरी पर तो आपका मतलब खून खौल उठता है और वो सारा बाहर आता है, दिखता है हमें।
बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कोई अगर सबसे ये कहे भ्रष्ट व्यवस्था है, क्योंकि सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है। मैं न्यायपालिका नहीं कहता इसे, मैं न्यायपालिका कहता हूं। मैं मानता हूं कि जुडिशरी इस देश की नाबदानी व्यवस्था है और इसको पूरा डिसमेंटल कर दिया जाना चाहिए, जड़ से इसको उखाड़ फेंकना चाहिए, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो होगा, मैं बता रहा हूं, मैं भविष्य देख पा रहा हूं, वो होना है, वह भी होगा, वह भी होगा जी। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। जुडिशरी का लोकतंत्रीकरण होगा, पुरानी व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी। अभी कितने ही साल हुए हैं भारत के हिंदू को जगे हुए, भारत के हिंदू को सत्ता में आए हुए? मात्र 12 साल। 12 साल में क्या 120 साल की व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी? 2-4 साल, मेरे ख्याल से जो 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है वो पर्याप्त होगा। उसमें ये सारी व्यवस्थाएं, सारे कूड़ा कबाड़ा जो है, कचरा। अभी मुंबई में कुछ दिन पहले जो है एक नाले की सफाई होनी शुरू हुई, उसमें कूलर, ऑटो, गद्दे, बिस्तर सब मिला। तो अभी, और जैसे टीएमसी के तहखानों की सफाई हो रही है, तो सोने के पलंग भी मिल रहे हैं, हथियार भी मिल रहे हैं, बम भी मिल रहे हैं किसी के एसी के डक्ट के पीछे। तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा हमें कि हम कितने बड़े गड्ढे में भारत ऑलरेडी रह रहा था। अभी तो शुरुआत हो रही है हमारी। तो जुडिशरी भी इसके लपेटे में आएगी, समय लगेगा। तब तक कपिल सिब्बल आराम से जियो, चैन से जियो, एंजॉय करो। देखो 2 दिन अभी जैसे ममता के शुरू हुए वैसे किसी दिन आपके भी हों, ऐसी हमारी इच्छा आकांक्षा। तो इसके साथ आज की चर्चा का समापन। वेलो को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मुझे तो दिख रहा है सारे वृद्ध जिन्होंने भारत को चूसा है, उन सबका वृद्धावस्था तो बहुत बुरा बीत रहा है। कम से कम उनके अब सपनों जैसा नहीं बीत रहा है, तो इन जुडिशरी वालों का भी बीते। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, अपनी कमेंट्स में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बैलोक वाणी और प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जय श्री श्री राम। राम।